मुंसिफ टीवी के बेहद खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी उत्तराखंड हुकूमत को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई धामी हुकूमत इस बिल के ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन के हालात को बेहतर बनाने का काम करेगी या फिर यूसीसी के ज़रिए फिर साधा जा रहा है मुसलमानों पर निशाना। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। दरअसल उत्तराखंड की पुष्कर धामी काबीना ने पहले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दी, उसके बाद उत्तराखंड असेंबली में पेश किया गया और वहां पर उसे पास करा लिया गया। इसी के साथ अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड के बाद यूसीसी पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा। बहरहाल आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और यूसीसी के हर पहलू पर बात करेंगे। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास साहब, और इनके अलावा हमारे साथ हैं जाने माने मुस्लिम दानिश्वर तस्लीम रहमानी साहब, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अरुण कुमार झा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल कासिम रसूल इलियास आप ही से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लंबे वक्त से कहती आ रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करती है, तो जब यूसीसी लेकर के आया है उत्तराखंड, कैसे इसको आप देख रहे हैं? उत्तराखंड के तरफ से जो यूसीसी का कानून मंजूर किया गया उसका जायजा लेकर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बहुत कुचलत में इलेक्शन को सामने रखकर लाया गया है। क्योंकि बीजेपी मुस्तकिल ये कहती रही थी कि उसके 3 एजेंडे थे, 2 एजेंडे उसने मुकम्मल कर लिए, यानी आर्टिकल 370 का और राम मंदिर का, और अब उसके सामने जो है यूसीसी का एक बड़ा इशू है। तो जाहिर है कि ये मरकजी स्तर पर तो वो यूसीसी की कमेटी बनी, लॉकडाउन उसको देख रहा है, तो कहीं से इसको शुरुआत करवानी थी। चुनांचे जो है वो उसने उत्तराखंड की हुकूमत के जरिए से ये कानून पेश किया। लेकिन अगर आप इस कानून को देखेंगे तो उसमें कई कंट्रडिक्शंस हैं। पहली बात तो ये है कि ये कानून में वो ये कहते हैं कि हम इस कानून को इसलिए ला रहे हैं कि हमारे यहाँ के जितने तबकात हैं सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और अलग अलग कानून नहीं होनी चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा मुल्क का दस्तूर भी यही चाहता है कि यहाँ जो डाइवर्सिटीज है कल्चरल और रिलीजियस वो खत्म कर दी जाए और एक ही किस्म का कानून सब पर गवर्न करे, यानी उसके आईडी मामलात में, पर्सनल लाइफ में। तो हमारा दस्तूर जो है इसकी इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि जो रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज है उसको बाकी रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हिंदुस्तान के अंदर ये बात सही है कि ये जो पर्सनल लॉज का मैटर है वो स्टेट को भी और सेंटर को भी ये हक देता है कि वो कानून बना सकते हैं। लेकिन स्टेट कानून बनाएगी तो वो सेंटर का कोई कानून अगर मौजूद है तो उस कानून से उसको कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, उससे उसका क्लैश नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 हमारे यहाँ मौजूद है, और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है वो सेंटर का मंजूर किया हुआ कानून है जो 1937 से चला आ रहा है। अब ये जो स्टेट का कानून बना है, ये स्टेट का कानून बहुत सारी चीजों में सेंटर के कानून से कंट्राडिक्ट करता है। चुनांचे जो है हम ये देखते हैं कि ये कंट्राडिक्शन इसके अंदर है। जाहिर बात है कि ये कंट्राडिक्शन बुनियादी तौर पर जो दस्तूर की स्पिरिट है उसके खिलाफ है। सेंटर के कानून से अगर कोई स्टेट का कानून कंट्राडिक्ट करेगा तो सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। मिसाल के तौर पर इसमें यह कहा गया कि भाई आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, एक शादी हो सकती है, जबकि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट मुसलमानों को पर्सनल अपनी लाइफ में कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करता है। चाहे निकाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, फर्स्ट निकाह का मामला हो, विरासत का मामला हो, हर मामले में वो अब ये देता है। दूसरी बात, इन्होंने विरासत के कानून में तब्दीली की और ये कहा लड़का और लड़की को बाप की विरासत में बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये भी इस्लामी कानून से कंट्राडिक्ट करता है और मुल्क का जो मरकजी कानून है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट उससे कंट्राडिक्ट करता है। तो ये दूसरा कंट्राडिक्शन इसके अंदर मौजूद है। और तीसरी बात ये है कि ये कानून ये कहता है कि इससे वहां के ट्राइबल्स मुस्तस्ना होंगे। तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से हो गया? अगर एक तबके को अगर आप उसको मुस्तस्ना करार दे रहे हैं तो एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, जैसा सीए का कानून था जिसमें से एक तबके को माइनस कर दिया गया था, उस एतबार से उसकी मुखालिफत हुई थी कि ये जो है कि किसी एक तबके को एग्जाम कर देता है, इसलिए वो यूनिफॉर्म और वो ऐसा कानून नहीं हो सकता है जो दस्तूर के स्पिरिट के मुताबिक हो। चौथी बात मुझे ये कहनी है इसके अंदर कि इसमें हिंदू तबके को बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए गए हैं। यानी मतलब ये कि वो ये कहा जाता है ये तो इन पे अप्लाई होगा कि प्रॉपर्टी के मामले में और तलाक के मामले में और निकाह के मामले में, लेकिन अगर उनका कानून इससे अलावा कोई चीज तजवीज करता है तो वो चीज प्रिवेल करेगी। तो फिर क्या हुआ? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से हो गया? जब आप इतने सारे एग्जाम्पशंस उनको दे रहे हैं तो ये बेसिकली ये कानून बुनियादी तौर पे मुसलमानों को इफेक्ट करने के लिए, मुतासिर करने के लिए लाया गया है।
पहली बात तो ये कि यूनिफॉर्म नहीं है, दूसरी बात ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का इख्तियार मरकज को है, हासिल है दस्तूर के हिसाब से, स्टेट को हासिल नहीं है। स्टेट का कानून हो सकता है पर्सनल लॉ से मुतालिक, लेकिन वो कानून जो है मरकज के किसी कानून से कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, उससे क्लैश नहीं करना चाहिए। ये कानून शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से क्लैश करता है, लीगली इनवैलिड। तस्लीम रहमानी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या आप भी यही मानते हैं? क्योंकि ये बात तो सही है, शेड्यूल ट्राइब्स को बाहर रखा गया है और जाहिर तौर पर अगर किसी एक कम्युनिटी को बाहर रखा जा रहा है तो उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कैसे कहा जा सकता है? किस तरीके से आप देख रहे हैं? सियासत भी होगी तमाम तरीके की, चूंकि उनके तो एजेंडे का ये हिस्सा है, मगर क्या आप भी मतलब तकरीबन आपकी भी वही वही ख्यालात हैं, वही मौक़िफ़ है जो कासिम रसूल इलियास साहब कह रहे थे कि ये जो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पहली रियासत बन गया है यूसीसी लाने वाली, उससे पहले ये कहा जाता रहा है कि गोवा इस सिलसिले में पहली रियासत है जिसपे यूसीसी नाफिज है। तो जरा एक नजर गोवा के उस कानून पर भी डाल लीजिए जहां जिसे यूसीसी कहकर पेश किया गया और कई अदालतों ने भी गोवा की एग्जाम्पल कोर्ट की। वहां पर हिंदू मर्दों को, औरतों को नहीं, ये इजाजत हासिल है कि अगर 25-26 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई शादी हो जाने के बाद भी, तो वो मर्द दूसरी शादी करने की इजाजत रखता है पहली बीवी को मेंटेन करते हुए। इसी तरह अगर 30 साल की उम्र तक लड़का पैदा नहीं हुआ, लड़की पैदा हो गई मगर लड़का पैदा नहीं हुआ, तब भी उसे वो दूसरी शादी करने की इजाजत होगी पहली बीवी को मेंटेन करते हुए। औरत को इजाजत, हिंदू औरत को इजाजत नहीं है कि वो दूसरी शादी करे, मगर मर्द को इजाजत है। दूसरी तरफ मुसलमान मर्द को किसी सूरत में भी पॉलीगैमी की इजाजत नहीं है। तो पुर्तगीज लॉ था 62 से पहले का, जिसे अडॉप्ट कर लिया 1962 में, और उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाता रहा। एक बात। अब दूसरी रियासत, जैसे कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा, जो आर्टिकल 44 है, रहनुमा हिदायत, कानून नहीं है, एक्ट नहीं है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसमें जो बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जब तक मुल्क के तमाम तबकात एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल करने पर आमादा ना हो जाएं, तब तक हुकूमत कोशिश करती रहेगी कि लोगों की आमादगी हासिल करे, और जब आमादा हो जाए तब वो नाफिज होगा, ये कहा गया है। तो जो स्पिरिट है गाइडिंग प्रिंसिपल की, ये सीधे सीधे उसके खिलाफ है। तो रियासत को हक ही नहीं है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है मरकजी सरकार के लिए, रियासती सरकार के लिए नहीं है। तो आप रियासती सरकार के जरिए जब ये एजेंडा लाते हैं, तो साफ जाहिर होता है कि पॉलिटिकल गिमिक है, आप एक्चुअली सीरियस उसके लिए नहीं है। इलेक्शन से 1 महीना पहले आनन फानन बगैर किसी मशवरे के इस किस्म का कानून लाना, जिसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में आएगा तब तक इलेक्शन खत्म हो चुका होगा, और उत्तराखंड की वो 5 सीटें जो आप हारने की तवक्को रखते हैं वो जीत चुके होंगे। तो ये राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है जो उनके मैनिफेस्टो में एक जमाने से चला आया है। और एक बहुत कॉमन सी बात जिसे कासिम रसूल इलियास साहब ने भी कहा कि अगर आपने ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया, ट्राइबल इस मुल्क की 10% पॉपुलेशन है, और यहाँ उत्तराखंड में भी उनकी एक खास तादाद मौजूद है, आपने किसी एक तबके को भी, यानी आप मुसलमानों को कर दे, हिंदुओं को कर दे, ट्राइबल को कर दे, किसी को भी कर दे, तो लफ्ज यूनिफॉर्म अपनी मानवियत खो देगा। तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सीधा मतलब है इसका। और जिस अंदाज से आप इद्दत का जिक्र कर रहे हैं, निकाह का जिक्र कर रहे हैं, तकसीम, जायदाद तकसीम का जिक्र कर रहे हैं, तो सीधा मैसेज है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्लाम के कानून को निशाना बना रहे हैं, गोया इस्लाम का कानून ही सबसे बुरा कानून दुनिया में पाया जाता है, और आप हिंदुस्तान से इस्लामी कानून को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंटी इस्लाम है ये, एंटी मुस्लिम भी नहीं, एंटी इस्लाम है ये कानून। इस्लाम दुश्मनी पे मबनी है, सियासी अचीवमेंट की खातिर लाया गया है, देश के कानून के खिलाफ है, और आप सिर्फ खेल खेल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे, मुल्क के लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, अरुण कुमार झा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जाहिर तौर पर इसके बहुत से कानूनी पहलू भी हैं, और जैसे अभी तस्लीम रहमानी साहब ने कहा कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब तक जो है वो इंतखाबात निकल चुके होंगे, इलेक्शन निकल चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर तौर पर अलग अलग तंजीमें जो हैं वो इसको
ज़रूर चैलेंज करेंगी कोर्ट में। और तस्लीम रहमानी साहब खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आइन में जिस तरह की बातें कही गई हैं या जिस तरीके से एक तरीके से डायरेक्शन है हुकूमतों के लिए, उसको ये फुलफिल नहीं करता, और बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनकी ये खिलाफ वर्जी भी करता है। तो कुल मिलाकर के इसका सियासी पहलू आप क्या देख रहे हैं? मैं कानूनी पहलू पर भी आऊंगा, मगर सियासी पहलू आपको क्या नजर आ रहा है इसका? सियासी पहलू इसमें ये है कि ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये डायरेक्टली टू कम्युनिटीज को फेस टू फेस कर देता है। ये सबसे गंभीर समस्या है इसमें, और हम लोगों को एक डेमोक्रेटिक स्टेट में ये कोशिश करना चाहिए कि कन्फ्रंटेशन को जहां तक हो सके अवॉइड करें। एरियाज ऑफ एग्रीमेंट को बनाने के लिए इन लोगों को लॉ बनाने के पहले या उसको सजेस्ट करने के पहले, इवन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिक्लेरेशन और चंद्रचूड, ये वाईवी चंद्रचूड के डायरेक्शन के बाद, चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड के डायरेक्शन के बाद कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाइए, लेकिन अपनाने के लिए सरकार को पहले डिसएग्रीमेंट्स के जो एरिया हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज करना है, और इसमें जो दो ऑपोजिट पोल्स हैं उनको सामने सामने ला करके उनमें डिसएग्रीमेंट्स को जो है सो खत्म करना है। उसका जो है सो अभी इस लॉग के पहले कोई भी उस पर डिस्कशन नहीं किया गया इन जनरल, ना किसी से पूछा गया, और जल्दीबाजी में इन्होंने जो है सो उसको कर दिया। अब जो है सो इससे अब सियासी पहलू सबसे पहला देखिए कि अभी जो है सो आज ही जो है सो टीवी पर हम लोग देख रहे थे, कल देख रहे हैं, 2 दिन से वहां हंगामा हो रहा है, क्योंकि जो कॉमन मैन है, जो हम लोगों का उतना एजुकेटेड कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि गरीब कम्युनिटी हिंदूज में भी है, मुस्लिम्स में भी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में भी है, सब में है, और लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखों का जो पॉपुलेशन है हम लोग के कंट्री में अभी भी बहुत कम है। उस चीज को देखते हुए कोशिश ये होनी चाहिए था कि जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों कम्युनिटी के जो बिल्कुल अपोज्ड ये हैं, उनको जो है सो सामने बैठा करके उनसे जो है सो डिसएग्रीमेंट्स के एरिया को मिनिमाइज कर करके, और तब उसके बाद में एक कॉमन एग्रीमेंट को रीच कर करके इस कानून को जो है सो बनाने का कोशिश करना चाहिए था, पास कराने का कोशिश करना चाहिए था लेजिस्लेशन के थ्रू। ये चीजें नहीं हुई है, उस प्रोसेस को वाइडली नहीं फॉलो किया गया है, और ये जो है सो वर्चुअली अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि जो पर्सनल लॉज है, अब आपने एसटी के बारे में कहा कि एसटी को जब आपने अलग कर दिया हुआ है तो एसटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव। जो लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल सच बात है। जैसा कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा और तस्लीम रहमानी साहब भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम तबके को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि तस्लीम रहमानी साहब तो एक कदम और आगे निकल करके ये कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम नहीं है बल्कि एंटी इस्लाम है। जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लगता है कि इंटेंशनली हुकूमत ये इस तरह के कानून को लेकर के आ रही है, टारगेट वो कर रही है। आपको लगता है, अरुण कुमार झा, फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको यह भी लगता है कि मुस्लिम तबके को एक सियासी कारण के चलते, सियासी वजूहात के चलते मुस्लिम तबके को टारगेट करके और उसका अपना जो मकसद है सियासत का, उसको वो साधने की कोशिश कर रही है पार्टी बीजेपी? ये इस चीज को हम लोग डायरेक्टली इसमें हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है कि ये टारगेट कर रही है कोई पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप या जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स के हेड्स हैं। इसमें हम लोग को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को मोटा मोटा देखना है। मोटा मोटा देखने से ये लगता है कि जो है सो अब ये तो कहेंगे कि भाई हमने को जो है सो हम लोग का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, कानून हम लोग को बनाना है, उस हिसाब से हमने जो है सो ये किया है। लेकिन ये तो ऑब्वियस हो जाता है कि अगर आप उसको जो है सो प्रॉपर प्रोसेस से नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्कशन के बाद नहीं कर रहे हैं, जैसे और लॉज के कनेक्शन में किया गया है। अब हम लोग यहाँ देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे संविधान में मेनका गांधी के केस में इंप्लीमेंट हुआ, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 200 साल के बाद इंप्लीमेंट हुआ है। तो जो है सो कितना डिस्कशन हुआ, कितनी बातें हुई, उसके बाद हुआ। अब ये भी जो है सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आता है वर्चुअली। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की
जितने भी डायरेक्टिव्स हैं जो उस समय में कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया गया और उसको कहा गया कि इसमें लेजिस्लेशन ड्यू कोर्स में होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रॉपर डेलिब्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसको प्रॉपर टाइम देना होगा और इसमें प्रॉपर व्यूज होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स के, फिलोसोफर्स के, पूरा उसमें स्टडी होना चाहिए। अब इन लोगों ने जो अभी किया है, मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत ही अर्ली स्टेज में इन्होंने इसको कर दिया है, और वो भी तब जबकि ये वाइडली नोन हो रहा है, दुनिया भर में बात चली गई है कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो हिंदुस्तान में टारगेटेड हो रहे हैं। अब ये न्यूज में हर जगह चला गया है, मेन मीडिया में भी है, फॉरेनर्स के बीच में भी है। अब तब तो हम लोगों को और भी बारीकी से मूव करना है। जो भी काम हम लोग को करना है, बेसिक चीज ये है, मैन इज द मेजर ऑफ मैन। ये कॉन्फ्यूशियस ने 6th सेंचुरी बीसी में कहा था। और मैन इज द मेजर ऑफ मैन मतलब वी आर ऑल इक्वल, मैन इज बॉर्न इक्वल, ये इन लोगों का जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में है। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर भी सभ्यता का जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, वैसे वैसे हर जगह का कानून जो है सो चेंज होता रहा। अब 1 मैन 1 वाइफ, अब ये तो मोसेस ने 10 कमांडमेंट्स में डाला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। कासिम रसूल इलियास साहब, ओल्ड लॉ, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। अरुण जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। कासिम रसूल इलियास साहब, ये एक तरीके से जब ये बिल पेश किया जा रहा था तो असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने कहा, और उससे पहले भी यही कहा जब भी बातें हुई, वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको बराबरी का हिस्सा देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। यानी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से। जैसे पहले ट्रिपल तलाक की बात हुई थी और उसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, जबकि रेशो अगर हम देखें तलाक का तो वो मुस्लिम तबके का वो बहुत कम है। कुछ एक घटनाएं होती हैं जिनको मीडिया के जरिए फिर फैला दिया जाता है कि भाई वो नमक ज़्यादा होने पर तलाक दे दिया, और छोटी छोटी बातों को लेकर के उनको हाईलाइट किया गया और उसकी वजह से कम्युनिटी बदनाम हुई। मगर अब वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन जो हैं उनको हुकूक नहीं मिलते, हक नहीं मिलते। जबकि अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ करके देखें, उठा करके देखें, तो पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के, पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के और अब तक वो खवातीन के हुकूक की पामाली कभी नहीं हुई। उन्हें हर एक शोबे में आगे बढ़ने की मतलब इजाज़त भी मिली और मौके भी मिले हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान तो खैर आपके पास में ही पड़ोसी मुल्क है, वहाँ देख सकते हैं कि सियासत में किस तरीके से ख़वातीन की हिस्सेदारी है, और अलग अलग वक्त में अलग अलग रज़िया सुल्तान भी जानते हैं लोग, उनका नाम को भी जानते हैं। तो यानी हर मौके पर, अलग अलग मौक़ों पर वो मौका मिला है ख़वातीन को। तो फिर ख़वातीन के हुकूक की पामाली होती है, इस्लाम में मुसलमान हुकूक की पामाली करते हैं, इस बात को इतना प्रचारित या इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों पेश किया जाता है, और इसमें मुस्लिम तबके की कहाँ कमी रह जाती है? ये एक प्रोपगंडा है इस मुल्क में जी कि इस्लाम ने या शरीयत ने जो है खवातीन के हुकूक पर डाका डाला है, या उसको कम दिया है, या तो उसको जायदाद में हिस्सा कम मिलता है, या और बहुत सारी बातें जी। तो पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुसलमानों ने या इवन मुस्लिम खवातीन ने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए कि जब 21वां लॉ कमीशन था तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 4 करोड़ 75 लाख ये डॉक्यूमेंट जमा किए थे उसमें लॉ कमीशन में, जिसमें से 2 करोड़ 75 लाख सिर्फ खवातीन के थे, जिसमें कहा था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि ये कोई मुतालबा मुसलमानों की तरफ से नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है? आप क्यों एक कानून पूरे मुल्क में मुसल्लत करना चाहते हैं, जबकि सिविल लॉज जो है स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, जबकि क्रिमिनल लॉज जो है स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, और हमारे मुल्क में डाइवर्सिटीज है, हर 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 तबके को, हर जबान को, हर लैंग्वेज को, हर पर्सनल लॉ को अपने तौर पर अमल करने की आज़ादी हासिल है। तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों चाहते हैं? नंबर 2 देखिए, हमारे मुल्क में ऑप्शनल यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से मौजूद है। यानी अगर कोई आदमी मजहबी पर्सनल लॉ से पे अमल नहीं करना चाहता है तो वो ये जो सिविल मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें जाके अपनी शादी को रजिस्टर करवाए, तो वही इंडियन सक्सेशन एक्ट उस पर लागू होगा। तो फिर आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है? एक दूसरी बात ये। तीसरी बात मुझे कहनी है कि आप ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को जायदाद में आधा हिस्सा दिया है, इसलिए कि आपका मुताला नहीं है, यानी आपका मतलब हुकूमत का कोई मुताला नहीं है इस्लामी शरीयत का। इस्लामी शरीयत में माली हुकूक की बुनियाद ये मुतय्यन जो किया अल्लाह ताला ने, वो माली हुकूक जिम्मेदारियों की मुनासिबत से मुतय्यन किया है। औरत पर घर चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बावजूद भी उसको यानी बाप की जायदाद में अगर एक बेटा और एक बेटी है तो लड़के को एक हिस्सा और लड़की को आधा हिस्सा मिलता है। लेकिन
मैं ये बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारियों में जब यानी फर्क वाक़ होना शुरू होता है, तो खवातीन को कभी बराबर हिस्सा मिलता है और कभी मर्द से ज्यादा हिस्सा मिलता है। तो ये बात भी लोगों के जहन में नहीं है। तो हमारे यहाँ इस्लाम ने खवातीन को एम्पावर किया है। खवातीन की जिम्मेदारी यह है कि वो घर की मालिका है, बच्चों की तालीम तरबियत की जिम्मेदार है, तो उस पर घर को चलाने का बोझ नहीं डाला गया बिल्कुल भी। इवन अगर खवातीन मुलाजमत कर रही है या उसके पास बिजनेस है या उसने बाप से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, तब भी शौहर ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा माल जो है वो मेरे घर पे खर्च होगा। तो लड़की को ये पूरा इख्तियार देता है इस्लाम कि वो अपने माल की पूरी तरह मालिक होगी और वो जायज हुदूद में जहां चाहे खर्च कर सकती है। तो ये जो एक तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है इस्लाम के बारे में, बहुत गलत है। तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि ये जो बात हमारे अरुण कुमार साहब कह रहे थे कि सबसे बात होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। लॉ कमीशन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ कमीशन 21वां लॉ कमीशन से हमारा बहुत इन लेंथ डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, और सेंट्रल लॉ कमीशन ने कंक्लूड ये किया था कि आइंदा 10 साल तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम फिर नए लॉ कमीशन को ये अपने अपॉइंटमेंट ये दे दिया, जॉब के साथ आप बात कीजिए। फिर इनसे बात हुई, इनको बात कम्युनिकेट हो गई। तो ये बात जो है ना, ये स्टेट जब लॉ यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश करती है, तो स्टेट को कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो सेंटर के एग्जिस्टिंग कानून से कॉन्ट्रडिक्ट करता हो। तो मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट मौजूद है, जो मुसलमानों को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने शरई मामलात में निकाह, तलाक वगैरह वगैरह से लेकर विरासत तक के वो कानून शरीयत के पाबंद होंगे। लेकिन ये कानून आपको कानून शरीयत से मना करता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है और ये कॉन्ट्रडिक्शन अदालत में नहीं ठहरेगा। ठीक है, तस्लीम रहमानी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, ये बार बार जो है ये महिलाओं के ऊपर और ख़वातीन के ऊपर तो जिक्र होता है, मुस्लिम तबके का इसमें क्या रोल जो है वो है, और मुस्लिम तबके की क्या कमी रह गई कि वो 21वीं सदी में भी ये नहीं समझा पाया या नहीं बता पाया या सामने वाले को रुजू नहीं कर पाया कि भाई ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो, मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक हैं हज़रत खदीजा से ले करके और अब तक हर एक मौके पर, हर एक वक्त में, हर एक मुल्क में वो उनको उसके हिसाब से बराबरी के हक मिलते हैं। तो क्या मुस्लिम तबका वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया या समझाने की कोशिश नहीं की गई? कैसे आप इसको देखते हैं? ये भी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं लगती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, मीडिया के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें करते हैं मुस्लिम, मगर खुद के कोई मीडिया घराने नहीं हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जो आज भी हुकूमतें ये मानने को तैयार नहीं, जो सिस्टम है वो मानने को तैयार नहीं, जो एक बड़ी कम्युनिटी है वो ये मानने को तैयार नहीं कि मुस्लिम महिलाओं को उनके हक देते हैं। तो वजह क्या है, कहाँ कमी रह गई मुस्लिम तबके से? देखिए, इस सिलसिले में दो बातें अहम हैं। जी, पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आप सोते हुए आदमी को जगा सकते हैं, जागते हुए आदमी को नहीं जगा सकते। जी। तो अगर किसी को सब बात मालूम हो और इसके बावजूद वो इसमें अड़ जाए कि अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले कि हमारा वजूद इस बुनियाद पे कायम है कि हम एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम हैं, और इस बुनियाद पर हम कायम हैं, और इस बुनियाद पर हम तरक्की कर रहे हैं, और इस बुनियाद पे हम आगे बढ़ते हैं, और इस बुनियाद पे हम इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं, और इस बुनियाद पे इक़्तिदार को मजबूत कर सकते हैं, तो उसे आप तो कुछ भी नहीं समझा सकते। वो फिर यही सब करेगा, और जितना ज्यादा समझेगा उतना ज्यादा करेगा, उसमें से चीजें निकाल के। वही हो रहा है। दूसरी बात, हम आज हमारे पार्ट पे कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसे एडमिट करना चाहिए। और ये बड़ा बेहतरीन जमाना है कि हम अपना एहतसाब कर लें कि हमारे पार्ट पे क्या खामियां रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पर्सनल लॉ को ही ले लें, उसे इस्लामिक पर्सनल लॉ को, जब से पर्सनल लॉ बोर्ड बना है तब से आज तक सैयद शहाबुद्दीन साहब जैसे बड़े लोग जो पर्सनल लॉ बोर्ड में थे, वो ये कहते रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन होना चाहिए। तब से ये मिसाल हुई। और लॉ कमीशन ने जब, जिसको आप अभी कासिम रसूल साहब भी कोट कर रहे हैं, जब ये कहा कि अगले 10 साल तक किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुल्क को जरूरत नहीं है, तो उसके साथ साथ ही लॉ कमीशन ने ये मशवरा भी दिया कि वेरियस पर्सनल लॉज जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज के इस मुल्क में मौजूद हैं, उनका कोडिफिकेशन अगर कर दिया जाए तो कोई मसला मुल्क में बाकी नहीं है। आप देखिए कि नेहरू जी ने 1950 के बाद 54 में ही कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ कर दिया, जो सबसे ज्यादा मुश्किल था, सबसे ज्यादा डाइवर्स लॉ है, आज भी है।
उस पर कितना अमल होता है या नहीं होता है वो एक अलग किस्सा है, लेकिन इतने मुश्किल पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन पूरी हिंदू कौम की मुखालफत के बावजूद 5 साल का अरसा लगा के जवाहरलाल नेहरू ने वो कर दिया। लेकिन जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के कोडिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज सुनने को मिलता है, और वो ये है कि क्या हम इस्लामी शरीयत को इस्लाम पार्लियामेंट के हवाले कर दें? हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत एक एक्सक्यूज है। अभी हम बात कर रहे हैं 1937 के शरिया एप्लीकेशन एक्ट की, तो शरिया एप्लीकेशन एक्ट कौन लाया था? अंग्रेजों की सरकार थी। बिल्कुल। अंग्रेज सबसे ज्यादा, इस सरकार से ज्यादा एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम थे, क्रिश्चियन होने के नाते भी और इस नाते भी कि उन्होंने रूल मुसलमानों से छीना था, तो ज्यादा बड़े एंटी मुस्लिम थे। इसके बावजूद इन्हीं उलमा के ताउन से, इन्हीं के मशवरे से उन्होंने शरिया एप्लीकेशन एक्ट लाया और उसे पास किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी। तो हम जब एक सरकार के तहत रहते हैं तो हम, सरकार कस्टोडियन होती है हमारे तमाम सियासी, समाजी, इक्तिसादी, माशी, माशरती और मजहबी हुकूक की, तो स्टूडियन सरकार होती है। और जमहूरियत में जब रह रहे हो तो हमें सरकार से डायलॉग में डरना नहीं चाहिए। हमारे पास एहतजाज का हक होता है, हमने शाहबानो केस में उस एहतजाज का हक हासिल किया था, हमने तबन्ना बिल के मामले में भी वो हक हासिल किया था। तो अगर हम कोडिफिकेशन मुस्लिम पर्सनल लॉ या और तमाम लोग या सुन्नी बरेलवी तमाम मसालिक के लोग उलमा बैठ के एक कोडिफाइड लॉ बना के पार्लियामेंट को दे कि आप इसे पास कीजिए, वो उसमें अगर कोई तरमीम करती है तो हमें एहतजाज का हक हासिल है, हम शिद्दत के साथ एहतजाज कर सकते हैं। मगर तस्लीम रहमानी साहब, एहतजाज तो आप तब करेंगे जब आपको एहतजाज करने दिया जाएगा। जो पुष्कर धामी हुकूमत है, जब वो ड्राफ्ट लेकर के आ रहे थे तो साफ तौर पर कह दिया था कि कोई भी सड़क पर आकर के एहतजाज नहीं करेगा, अगर किसी ने आवाज भी उठाई तो उसको भी जो है वो कहा, उसके खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई करने की बात हुई है, और कहा कि आप जो है आप जाकर के थाने से जमानत करा लीजिए। देखिए, एहतजाज तो किया जा रहा है ना, आज भी किया जा रहा है। कल वहां आया, नोएडा में 10,000 किसान आके बैठे हुए थे और मंत्री जी यहाँ से उठ के चले गए, वहां उनसे बात करने के लिए किसानों से एहतजाज किया ना। 1 साल से ज्यादा किसान यहाँ बैठ के एहतजाज करता रहा, दिल्ली की सड़कों पे एहतजाज किया, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कह देगा कि आप सड़क पे नहीं आएंगे। आज बरेली में एहतजाज हो रहा है, मस्जिदों लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एहतजाज का हक खत्म हो गया, एहतजाज का तरीका होना चाहिए, और फिर होते हैं एहतजाज, ठीक है, बन आई है तो एहतजाज होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अरुण कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं, इसके वापस कानूनी पहलू थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। जो अलग अलग तंजीमें हैं या जो इसकी मुखालफत कर रही हैं, उनके पास अब कौन से रास्ते हैं? वो हाई कोर्ट जाएं सीधे या फिर सुप्रीम कोर्ट? और क्या कुछ आपको लगता है कि क्या जाने से क्या कुछ उसके फायदे होंगे, और क्या ये बिल वापस हो सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर बिल तो असेंबली में पास हो गया, अब वो गवर्नर के पास जाएगा। कानूनी पहलू तो ये है दैट जुडिशियल रिव्यू का जो पहलू है, ये जो जनता के सामने हमेशा अवेलेबल है। उसमें जो है सो जो लोग कम्युनिटीज हैं वो भी जा सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी जा सकते हैं। इसको जो है सो चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद जो है फिर जो है हाई कोर्ट में भी जो है सो रिव्यू हो सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सो रिव्यू होगा, रेगुलर हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर हाई कोर्ट जो है सो इसको अगर ये स्ट्राइक डाउन पे हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो फिर लॉ नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों का जो संविधान है उसमें जो है सो सर्वोच्चता जो है वो जुडिशियल रिव्यू का है, ना पार्लियामेंट का सर्वोच्चता है और न किसी और का है। पार्लियामेंट अपने जगह पर सॉवरेन है, लेकिन जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में है और भी जगह है, जो फॉलो किया जाता है वो ये है कि इफ ए लॉ इज स्ट्रक डाउन एज अल्ट्रा वायर्स और अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ और अगेंस्ट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ which violates fundamental rights of the citizens or otherwise in the interest of justice, it can be struck down. So you see, the ultimate power is in the judicial review of the Supreme Court, which is after a full judge bench hearing of the Supreme Court. Supreme Court के constitution या तो Supreme Court के जजेस उसको पहले सुनेंगे, वो constitution bench इसमें constitute करेंगे, उसमें फिर पूरा hearing होगा। उस हियरिंग के बाद में जो वो जजमेंट देंगे या ऑर्डर देंगे
इमीडिएटली देंगे या रिजर्व करने के बाद देंगे, उसके बाद में भी जो है सो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स केस में जो केस हुआ, जो 13 जजेस थे, अब देखिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइंड हुआ, उसमें 13 जजेस दे रिप्रेजेंट इन द केस और 6 to 7 हुआ, और फुल हियरिंग चला, कितने समय तक चला। तो ये तो उससे बढ़कर करके भी एक इशू है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली वी द पीपल ऑफ इंडिया को टच करता है जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हुआ है, जो कि आज सबसे बेसिक लॉ है, कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो वो तो लॉ के बारे में है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली पीपल इन्वॉल्व है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, विच मीन्स एवरी वन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें कोई जो है मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात ही नहीं है, इसमें तो जो है सो सारे ही सिटीजन्स इन्वॉल्व है। ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब बात है, तो ये जो है उसको भी सुपरसीड करता है। तो इसीलिए जहां तक कि इसमें कानूनी पहलू का सवाल है, ये तो एक वॉर छिड़ सकता है। कम्युनिटी वाले भी फाइल कर सकते हैं, एडवोकेट्स जो है सो फाइल कर सकते हैं, स्टेट में भी जो है सो चैलेंज होगा। पहले तो स्टेट हाई कोर्ट में होगा, उसके बाद में जो है सो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में आप देख लीजिए कि जो है सो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन इन लोगों को ये जो है सो पहले करना चाहिए था, ये जो जल्दबाजी में जो है इन्होंने जो किया है, मान लीजिए जल्दबाजी में किया। ठीक है, कासिम रसूल इलियास साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। ये जो है बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, जब कोई कानून बनता है तो फिर उसकी मतलब एक तरीके से गलत इस्तेमाल भी उसका बढ़ जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे कानून देखा है। ट्रिपल तलाक को लेकर के भी जब ये आया तो उसके बाद जो है किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल किया गया, वो भी कई सारी मतलब जो है चीज़ें सामने आई, बहुत सारी घटनाएं सामने आई। आपको लगता है जैसे इद्दत का मामला है, उन्होंने इद्दत को भी इसमें लिया है। भाई इद्दत जो है वो मेरा ख्याल के घर का कोई भी मुखिया किसी खातून को उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करता कि भाई आप जो है ये इद्दत करनी, वो एक कस्टम है, उसको निभाती आ रही हैं, वो एक शरीयत का पार्ट है, उसको वो निभाती आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इसके मतलब गलत इस्तेमाल, अगर ये एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि ये कानून भी बन जाएगा, फिर चैलेंज होगा, बाद की बात है, मगर इसके आप जो है वो मनफी पहलू क्या क्या है, किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है? इस कानून का गलत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तो गलत इस्तेमाल तो इस कानून का जो है सो लोग करेंगे ही, तो करेंगे इसलिए कि जब टारगेट कर करके अगर कोई करना चाहे, और जो इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स हैं, जो कि वही उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितनो भी अच्छा हो, लॉ चाहे आपका कितनो भी अच्छा आप इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनके बारे में ये इंप्रेशन चला जाता है कि वो टारगेट करके कर रहे हैं, या ये कि वाइड इंप्रेशन हो जाता है, तब वो जो है सो तो टारगेट करेंगे कम्युनिटी को। बिल्कुल ठीक है। कासिम रसूल इलियास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जाहिर तौर पर इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं, क्या वो गिनवाएंगे आप कि कौन कौन से वो मनफी पहलू हैं? चूंकि ये सवाल जो है वो आपसे ही था, मगर अरुण कुमार साहब जवाब दे रहे थे। हमने देखा है कि मतलब वो ट्रिपल तलाक को लेकर के भी और उससे पहले तलाक को लेकर के भी कई बार चीज़ों का गलत इस्तेमाल हुआ है। बीफ को लेकर के एक उत्तराखंड से ये खबर आई थी कि एक खातून जो है अपने शौहर से नाराज़ थी, उसने बीफ मंगाया, फ्रिज में रखा और फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मेरे शौहर बीफ लेकर के आए हैं, और वो गिरफ्तार हुए। फिर अभी शायद 6-8 महीने तो जमानत भी नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनका गलत इस्तेमाल भी पहले से भी होता रहा है, चाहे वो दहेज का मामला हो, दहेज का जो कानून है उसका भी गलत इस्तेमाल हुआ है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या लगता है आपको जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या दूसरी तंजीमें हैं, उनके साथ, उन तंजीमों के साथ, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी क्या बातचीत करने की ज़रूरत है? दोनों सवाल हैं आपसे। हमारे तस्लीम रवानी साहब ने एक सवाल उठाया है, और अक्सर ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में उठता है, और वो कहते हैं कि भाई मुसलमान एडमेंट है, वो जो है वो कोडिफाई नहीं कर रहे हैं, और वो जो है पार्लियामेंट से कानून मंजूर नहीं करवा रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट से ये जो मिसाल दी जाती है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट की और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की, ये मिसाल आज़ादी से पहले की है, और वो अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट, वो मुस्लिम उलमा ने ड्राफ्ट किया था, उन्होंने एज इट इज पास किया था। लेकिन अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो शाबानू का कानून मंजूर हुआ, तो तमाम तर मुखालिफत के बावजूद जो तलाक से मुतालिक
कानून मंजूर हुआ उसमें बहुत सारी ऐसी बातें रखी गई जो इस्लाम के खिलाफ है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस पर उसको जब चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कहा नहीं कानून सही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग इंटरप्रिटेशन देकर ये कहा कि ये बिल्कुल जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो शाहबानो पे फैसला दिया था उसके मुताबिक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और दूसरा कानून अभी पार्लियामेंट ने बनाया है वो तलाक से मुतालिक है, ट्रिपल तलाक से मुतालिक है। अब आप बताइए, एक सिविल मैटर को उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया। कोई शख्स अगर तलाक देता है 3 तलाक, तो वो जेल जाएगा 3 साल के लिए और उस दरमियान अपनी बीवी बच्चों को मेंटेनेंस का जिम्मेदार होगा और वो शादी इनवैलिड नहीं होगी। वो 3 साल की जेल काट के आएगा तो फिर बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी रहेगा। तो ये अजीब गरीब किस्म के कवानीन हुकूमत बनाती है जिससे मुस्लिम खवातीन को ही नुकसान होता है। ये कहा जाता है कि मुस्लिम खवातीन के फायदे के लिए लाया जा रहा है, मुस्लिम खवातीन को ही नुकसान होता है। अलबत्ता देखिए, ये जहां तक कानून के गलत इस्तेमाल का ताल्लुक है वो तो होगा। मिसाल के तौर पे अगर अब ये जो ट्रिपल तलाक का कानून है, अगर कोई औरत ने ये कह दिया कि मुझे ट्रिपल तलाक दे दी गई, तो अब पुलिस तो उसकी वेरिफिकेशन करने से पहले उस आदमी को गिरफ्तार करेगी। अब वो अदालत में साबित होगा कि उसने दिया था या नहीं दिया था। औरत के वर्जन को माना जाएगा और 3 साल के लिए जेल चला जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि वो औरत जिसने उसको जेल भेज दिया उसके साथ उसकी शादी बरकरार रहेगी, लेकिन आप कहते हैं वो शादी इनवैलिड नहीं होगी। तो इस तरह के डॉरी से मुतालिक मामला हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि डॉरी से मुतालिक केसेस जो है, डोमेस्टिक वायलेंस से मुतालिक केसेस गलत तरीके से रजिस्टर्ड किए जाते हैं, लोगों को परेशान किया जाता है। तो हर कानून के मनफी इस्तेमाल के, गलत इस्तेमाल के इम्कान पाए जाते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर कोई ऐसा अश्योरेंस दिया। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने जो शरीयत को जो है वो कोडिफाई नहीं किया है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मजमूए क़वानीन शरीयत के नाम से किताब, इस्लामी कानून शरीयत के नाम से एक किताब तैयार कर ली है, जो किताब में तमाम मसालिक की रियायत रखी गई है और उसके साथ साथ उसका अंग्रेजी तर्जुमा हो रहा है। तो जिस तरह मुसलमानों से मुतालिक मामलात के लिए हम मुल्ला की किताब को देखते हैं या किसी और की किताब को देखते हैं, तब ये किताब भी अदालतों के लिए अवेलेबल होगी, तो ताकि उसको देखकर वो उसके मुताबिक फैसले करें। देखिए, एक बात मुझे सिर्फ आखिरी में कहनी है, ये कानून जो लाया गया है इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि इंतखाबात के अंदर फायदा उठाया जाए और ये दिखाया जाए कि हमने मुसलमानों के कानून शरीयत में मुदाखलत करके उनकी जो इस्लामिक आइडेंटिटी थी उसको मुतासिर किया है। इसके अलावा और कोई उसका वो नहीं है। इसलिए कि मैंने बताया ना आपको, हिंदुओं को उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस दे दिए गए हैं, ट्राइबल्स को उससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। तो अभी कुछ दिन पहले जुलाई में आपके इल्म में होगा, दिल्ली में सिखों की, ईसाइयों की, जैनियों की, बुद्धिस्टों की और मुसलमानों की, दलितों की और ट्राइबल्स की एक जॉइंट मीटिंग हुई थी और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पर्सनल लॉ पे अमल करना चाहते हैं। तो आप किसके लिए लाना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिल्कुल ठीक। मेरा वही सवाल एक और था इसी में ही आपसे कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत उलेमा हिंद हो या दूसरी तमाम तंजीमें जो भी हैं, क्या उन्हें जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि भाई ईसाई कम्युनिटी है, जैन है, सिख हैं और बौद्ध हैं, ठीक है साहब, क्या उनके साथ बातचीत करने की ज़रूरत है? अगर हो रही है तो वो किस लेवल पर हो रही है? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं, कम्युनिटी भी जानना चाहती है कि भाई ये क्या आप लोग बात नहीं करते, और अगर बात करते हैं तो उसका नतीजा फिर क्यों नहीं निकलता? वो आपके साथ इन मसलों पर क्यों खड़े हुए नहीं दिखते? देखिए, मैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, मैं उसका कन्वीनर हूँ जी। 2 साल पहले मैं अकाल तख्त गया और उनके जो सरबराह हैं, अकाल तख्त के चीफ है, उनसे मुलाकात की। हाँ। उसके बाद दोबारा जो दूसरे सरबराह बने उनसे मुलाकात की, वो तैयार हुए, वो कन्विंस हुए। उन्होंने कहा देखिए, पर्सनल लॉ पे अटैक का मतलब हमारी आइडेंटिटी पे अटैक है, हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद मैं ईसाइयों के जो अलग अलग जिम्मेदारों के पास गया, उनके आर्च बिशप के पास गया, उनके कार्डिनल के पास गया, बम्बई जाके कार्डिनल से मुलाकात की, बैंगलोर जाके आर्च बिशप से मुलाकात की, दिल्ली के आर्च बिशप से मुलाकात की, उनको कन्विंस किया, वो तैयार हुए। उसके बाद हम बुद्धिस्टों के पास गए, उनसे बात की। उसके बाद हम ट्राइबल्स के लोगों के पास गए, उनसे बात की। दलितों के जिम्मेदारों के पास गए, उनसे बात की। बुद्धिस्टों के जिम्मेदारों के पास गए, उनसे बात की। रविदासिया ग्रुप के पास गए, उनसे बात की। और उन सब की एक मीटिंग दिल्ली में मुलाकात मिलाई, जो हमने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में एक राउंड टेबल मीटिंग की। और उसके बाद जब हम एक नतीजे पहुंच गए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, नुकसानदा पहलू है, उसके बाद हमने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको रिजेक्ट किया, उस आइडिया को। और ये सिलसिला चल रहा है, ये एक जगह तक हम नहीं हो गया। अब बंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में और दूसरे मुकामात पर इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम लोग साथ आ चुके हैं। हाँ। मैं वापस आऊंगा बस थोड़ी देर के बाद, चूंकि वक्त की भी कमी है। बस अब जो है आखिरी सवाल करने के लिए मैं वापस आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार और मेरा करना पड़ेगा आपको। तस्लीम रहमानी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, चूंकि आपको फिर जाना भी है
और वो सवाल ये है कि एक तो ज़्यादातर जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो हिंदू हृदय सम्राट बनने की एक जो चाहत है उनकी या ललक है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे कानून लाने में वो मददगार साबित हो रही है, या इसका सहारा लेकर के वो वैसा करना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे ही पुष्कर धामी ने ये ऐलान किया कि भाई वो यूसीसी लेकर के आ रहे हैं और वो बिल जो है वो पेश किया असेंबली में, तो उसके बाद राजस्थान से भी खबर आ गई कि भाई ठीक है हम भी लेकर के आएंगे, और हमारे यहाँ भी जो है इस पर डिस्कशन चल रहा है। और अक्सर आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस तरह की बातें करते रहे, तमाम तरह के जो लोग हैं वो इस तरह की बातें हो रही हैं। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि क्या ये एक कदम है हिंदू राष्ट्र बनाने की, जो वो भी उनका खुला एजेंडा है बीजेपी का, उसमें तो कहीं कोई दो राय किसी को है नहीं, तो क्या ये उसकी तरफ जो है ये कदम एक आगे बढ़ गए हैं और उसी की तरफ ये कदम है? इससे पहले वाले सेगमेंट में मैंने अर्ज किया कि ये राष्ट्र का मुद्दा नहीं है। हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क का इशू नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का इशू है। 1984 में जब 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तब से ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का इशू है। उससे पहले जब जनसंघ थी, तब जनसंघ का मैनिफेस्टो भी यही था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। और आरएसएस या हिंदू महासभा या हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 200 साल से इस मुल्क में एक्टिव हैं, उनका ये पहला मुद्दा रहा है कि वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। वो मस्जिदों उनको नहीं, अब जब से ये सरकार आई हमारी तो मोहलत खत्म हो गई। अब तकरीबन ये समझना चाहिए पिछले 10 साल से जो मोहलत मिली हुई थी मुसलमानों को अपनी इस्लाह करने की और अपने सुधार की, वो तकरीबन खत्म हो गई है। अब न मस्जिदें देखना चाहते हैं, न अजानें सुनना चाहते हैं, न मजार, न मदरसे, न दाढ़ी, न टोपी, न हिजाब, कुछ भी। यानी अब ये मसाजिद पर जो कुछ हो रहा है बाबरी मस्जिद के बाद, जो बयान आया है हमारे वजीर आला उत्तर प्रदेश का के साथ कौरों से 5 मंदिर 5 गांव मांगे थे, हम तो 3 मांग रहे हैं, उन्होंने 5 गांव नहीं किए। तो उसके बाद देखिए फिर क्या हो गया। तो इसका मतलब वो कह रहे हमने तो 3 मस्जिदें मांगी थी, अब वो 3 आपने नहीं थी अपनी रजामंदी से, तो अब देखिए क्या ली जा रही है। तो 3 मस्जिदों की आड़ में सुनहरी मस्जिद की बात भी हो रही है, जन्नाती मस्जिद भी शहीद की जा रही है, हल्द्वानी में भी मस्जिद शहीद की जा रही है, पता नहीं कहाँ कितनी मसाजिद शहीद हो रही। तो ये जो डिस्पेंसेशन हुकूमत में अब है, ये इस्लाम के किसी आसार को इस मुल्क में देखना नहीं चाहता। ठीक है, उससे शर्मिंदा है, 1000 साल की तारीख से शर्मिंदा है, और प्रोपेगेंडा का टूल मीडिया उनके हाथ में है। इसलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लाना इस वक्त इंतहाई अलामती है, इलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट है। इसलिए फौरन कह दिया कि हम राजस्थान में भी लाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी तो 2017 से सरकार है, आप आज भी नहीं लाए। आप पॉपुलेशन ग्रोथ का बिल भी लॉ कमीशन ने दिया था उत्तर प्रदेश में, वो भी आपने लागू नहीं किया। अब बीजेपी की बहुत सारी स्टेट्स इस मुल्क पे मौजूद है। गुजरात में कितने जमाने से बीजेपी की सरकार चल रही है। हाँ। इससे पिछले टर्म में राजस्थान में सरकार चल रही थी, क्यों यूसीसी ने लेकर वहां पर नहीं आए थे। तो उत्तराखंड में ये बिल्कुल सिंबॉलिक है, 2024 के इलेक्शन की खातिर इतनी जल्दी में और इतना लंगड़ा लूला ये कानून लाया गया है, ये जानते हुए कि एक बार फिर इसको अदालत से खत्म कराना, तीसरा टर्म ले लेते हैं, तब फिर ये पार्लियामेंट के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा ही लेकर आएंगे। बताने की कोशिश ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में वो होगा जो ड्राफ्ट उत्तराखंड ने दिया है। तो तमाम कम्युनिटीज को इस मुल्क की समझ लेना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने हमेशा कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इनकार नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कि कोई ड्राफ्ट नहीं आ जाता। तो अब ये ड्राफ्ट आ गया, अब इस ड्राफ्ट पर लोगों को होशियार हो जाना चाहिए कि पूरे मरकज की सतह पर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसके खतोखाल क्या होंगे। उसमें से भी आप देखिएगा कि ट्राइबल्स को एक्सक्लूड किया जाएगा, बहुत सी दलित बिरादरियों को एक्सक्लूड किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी बिरादरियों को एक्सक्लूड किया जाएगा। इसका मतलब यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल्ली थैले के बाहर आ गई है, और ये पता चल गया है जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें कहा करती थी कि एंटी मुस्लिम होगा। उत्तराखंड के इस ड्राफ्ट ने ये साबित कर दिया कि वो सही कह रही थी, और बीजेपी का मंशा यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे इस्लाम मुखालिफ, शरीयत मुखालिफ
एक दाम के सिवा कुछ नहीं। ठीक है, यानी सीएए और एनआरसी की तरह ही जिस तरीके से उसके अंदर ये कहा गया है कि भाई अगर कोई मुसलमान आएगा, बिल्कुल वैसे ही है मेरा ख्याल के ये भी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कासिम रसूल इलियास साहब। आखिरी सवाल आप ही से कि क्या इकदामात जो है वो आप लोग अपने लेवल पर उठाने वाले हैं, किस तरीके से जो है वो तमाम तंजीमें मिलकर के काम करने वाली हैं और क्या इसे चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में? जाहिर तौर पर ये भी लोग जानना चाहते हैं कि अगला कदम आप लोगों का क्या होगा। इस कानून के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर है कि ये कानून मरकज का जो कानून है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है और रियासत को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कोई ऐसा कानून बनाए जो मरकज के किसी कानून से मुतादिम हो। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज आमला की मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है इसी मसले पर, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे लीगल कमेटी ने इस पूरे कानून को बहुत तफसील से इसका मुताला किया है और आज तफसील से उस पर गुफ्तगू होने के बाद में हम कोई ना कोई फैसला करेंगे कि इसको अदालत में चैलेंज करना है या और कोई और रास्ता इख्तियार करना है। ये फैसला आज करेंगे और इंशाअल्लाह अगर जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक हम काम। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जाहिर तौर पर यूसीसी जो है वो लेकर के आ गई है जो उत्तराखंड हुकूमत है, और जो मिली तंजीमें हैं, जो बहुत सारे मतलब मुस्लिम तबके के रहनुमा हैं, वो मुखालफत भी इसकी कर रहे हैं। मगर अगला कदम क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है जितने पैनल में थे कि ये किसी एक ख़ास तबके को टारगेट करने के लिए इस बिल को पेश किया गया है और इसका असल मकसद जो है वो सियासत में फ़ायदा उठाना है। आम इंतखाबात वो सर पर हैं, नज़दीक हैं, तो जाहिर तौर पर इसका सियासी पहलू भी है, कानूनी पहलू भी है। तमाम पहलू हमने जाने, तमाम मेहमान हमारे साथ थे। मैं तमाम मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ शामिल हुए, आप सबका शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नया मुद्दा लेकर। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।